हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। हम जब भी कम्युनिज्म के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में कार्ल मार्क्स की ये तस्वीर आती है। रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज आती हैं। कम्युनिज्म का बेसिक आइडिया ये है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं, जहां किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता और सबके पास बराबरी का हक है। लेकिन कार्ल मार्क्स को ये आइडिया क्यों आया? वो तो गरीब फैमिली से नहीं थे, उनके फादर लॉयर थे और उन्होंने कार्ल मार्क्स को अच्छी एजुकेशन दी थी। तो फिर कार्ल मार्क्स ने वर्किंग क्लास पर इतनी स्टडी क्यों की और उन्होंने कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी क्यों दी? आज बात इसी पर। कम्युनिज्म इस दुनिया में क्यों आया, इसे जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कम्युनिज्म का आइडिया आने से पहले सोसाइटी किस तरह की थी। कम्युनिज्म आने से एक सेंचुरी पहले यानी 18th सेंचुरी में यूरोप में सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था। इसे कहा गया एज ऑफ एनलाइटमेंट। ये एक फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। इस दौरान ट्रेडिशनल अथॉरिटी पर सवाल किए गए। एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो रही थी, यानी कि राजा ही रूल करेगा, उसका फैसला ही आखिरी फैसला है, उसे डिवाइन राइट्स मिले हुए हैं, यानी उसे कोई दैवीय शक्ति मिली है। इन सबको अब लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी दौर में हुए थे। इसकी वजह से कई इकोनॉमिक चेंजेस भी आए। लैंड एरिस्टोक्रेसी, जिसे हम सामंतवाद भी कहते हैं, वो खत्म हो रहा था। यानी अब ऐसा नहीं था कि राजा और उसके अपॉइंट किए हुए लोग ही जमीन के मालिक हैं और उस पर उगने वाली फसल भी उन्हीं की है। कुल मिलाकर पूरी इकोनॉमी पर अब राजा या एरिस्टोक्रेट का कंट्रोल खत्म हो रहा था। इंडस्ट्रियलिस्ट रिवॉल्यूशन ने पूरा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अब लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की जगह मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने ले ली थी। इसकी वजह से अब इकोनॉमी और पॉलिटिक्स यानी अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों आम लोगों के हाथ में आ गई। अब यहाँ नाम आता है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर एडम स्मिथ का। सोसाइटी में हो रहे इन चेंजेस को देखकर उन्होंने एक नया थॉट दिया, फ्री मार्केट का। इसी से कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की शुरुआत हुई। एडम स्मिथ ने इस थॉट को डिस्क्राइब किया अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में। उन्होंने अपनी बुक में फ्री मार्केट को इनविजिबल हैंड कहा। इनविजिबल हैंड से उनका मतलब था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट में लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उनका कहना था कि डिवीजन ऑफ लेबर यानी अलग अलग तरह के काम कर रहे लोग ही इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह बनेंगे। मतलब अगर कोई ब्रेड बनाता है तो वो कपड़ों और खाने पीने की बाकी चीज़ों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होगा। ये चीज़ें उसे किसी और से लेनी होगी, और अगर कोई कपड़े बनाता है तो उसे ब्रेड लेने के लिए इस आदमी के पास आना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में कहे तो एडम स्मिथ का मानना था कि कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वर्कर्स या लेबर जरूरी होंगे, क्योंकि उनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन वर्कर्स के लिए भी इंडस्ट्रियलिस्ट जरूरी हैं, क्योंकि वही जॉब्स देंगे, और जो कंज्यूमर है वो अपनी ज़रूरतों के लिए इन दोनों पर डिपेंड होगा। कंज्यूमर, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से मार्केट में एक अच्छा आउटकम आएगा, तो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। लेकिन स्मिथ का कहना था कि गवर्नमेंट की दखलंदाजी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए। स्मिथ का ये इकोनॉमिक मॉडल सुनने में आइडियल लगता है, क्योंकि इस मॉडल में बैलेंस है। कैपिटलिस्ट, लेबर्स और कंज्यूमर्स सभी के पास फ्रीडम है। साथ ही इस मॉडल में सबको इक्वल चांस देने की बात की गई है, सभी को इक्वालिटी दी गई है। लेकिन एडम स्मिथ अपने इकोनॉमिक मॉडल को प्री इंडस्ट्रियलिस्ट एरा यानी कि औद्योगिक क्रांति आने से ठीक पहले लिख रहे थे। शायद वो नहीं जानते थे कि 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा वो सोसाइटी को कैसे बदल देगा। जिस कैपिटलिज्म को वो सोसाइटी की ग्रोथ मान रहे थे, वही कैपिटलिज्म क्लास स्ट्रगल की सबसे बड़ी वजह बनेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अब मशीन और फैक्ट्री ने जगह ले ली थी। मशीन्स आने की वजह से मजदूरी कम हो गई, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, वर्कर्स की जिंदगी को कैपिटलिस्ट कंट्रोल कर रहे थे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कैपिटलिस्ट का कंट्रोल बढ़ गया और वर्किंग क्लास अपने फंडामेंटल राइट से भी दूर हो गई। अब सोसाइटी में दो इकोनॉमिक क्लास थी, एक थी वेल्दी एलिट यानी अमीर लोग, और दूसरी तरफ थे वर्किंग क्लास यानी कि गरीब लोग जो अपनी बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। सोसाइटी में बढ़ रही इस इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन से एक बड़ा सोशल क्राइसिस आया। इस दौरान एक थिंकर हुए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने स्मिथ के दिए इकोनॉमिक मॉडल यानी कैपिटलिज्म को चैलेंज किया। मार्क्स सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे जर्मन फिलोसोफर हेगल से। 1836 के आसपास हेगल के आइडिया सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। इसी दौरान कार्ल मार्क्स ने एक क्लब ज्वाइन किया
जिसने हेगल के आइडियाज के जरिए एक रेडिकल थिंकर्स का ग्रुप बनाया जो खुद को यंग हेगेलियंस कहते थे। हेगल की एक थ्योरी थी डायलेक्टिकल मेथड, जिसमें उन्होंने कहा कि सोसाइटी में चेंज थीसिस और एंटी थीसिस के बीच कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से होता है, जिससे बनता है सिंथेसिस, यानी समझ का एक नया और बड़ा दायरा। पर यह सब ह्यूमन कॉन्शियसनेस में चेंज होने से होता है, यानी थॉट्स के लेवल पर। अब मार्क्स ने हेगल के इस थ्योरी को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया। हेगल ने कहा कि ह्यूमन आइडियाज और कॉन्शियसनेस में बदलाव होने से इतिहास बदलता है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमिक कंडीशंस के बदलने से इंसान का आइडिया और कॉन्शियसनेस बदलती है, तब इतिहास बदलता है। यानी इंसान की मटेरियल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इससे तय होता है कि इंसान की सोच क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है। इस पर कार्ल मार्क्स का फेमस कोट है, वो ये है, यानी इंसान की सोच उसके होने को तय नहीं करती है, उसकी सोच से उसकी जिंदगी तय नहीं होती है, बल्कि उसकी सोशल एग्जिस्टेंस कैसी है, यानी सोसाइटी में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इससे तय होता है कि उसकी सोच क्या है, उसके आइडियाज क्या है। यहीं से कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और उसके खिलाफ लड़ाई भी जरूरी है। इसी सोच को आगे चलकर कम्युनिज्म कहा गया। एक और इंसान है जिनका मार्क्स के कम्युनिज्म में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो है जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक एंगल्स। एंगल्स एक वेल्दी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के बेटे थे। फ्रेडरिक एंगल्स ने इंग्लैंड के वर्कर्स की कंडीशन को क्लोजली ऑब्जर्व किया और अपनी इस ऑब्जर्वेशन पर फेमस बुक लिखी, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। कार्ल मार्क्स से उनकी मुलाकात 1844 में हुई थी। मार्क्स उनके काम से काफी इंप्रेस हुए। मार्क्स और एंगल्स दोनों ने कई साल मिलकर काम किया। उन्होंने साथ मिलकर पहले 1845 में द होली फैमिली बुक लिखी, फिर 1846 में जर्मन आइडियोलॉजी लिखी और फिर साथ मिलकर उन्होंने सबसे फेमस काम लिखा 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने समझाया कि कैपिटलिज्म कैसे सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंगल्स ने बताया कि हिस्ट्री हमेशा से क्लास स्ट्रगल की रही है। पहले ये स्ट्रगल मास्टर और स्लेव्स के बीच था, फिर मेडिवल पीरियड में फ्यूडल लॉर्ड्स और फार्मर्स के बीच, और अब मॉडर्न पीरियड में कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने लेबर क्लास को एक नई आइडेंटिटी दी और उन्हें मकसद दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया के वर्किंग मैन को या लेबर्स को एक हो जाना चाहिए। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर जीतने के लिए पूरी दुनिया है। इस किताब में उन्होंने कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर का डिटेल्ड एनालिसिस किया। उन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस के जरिए समझाया कि कैपिटलिज्म सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे ये सिस्टम खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा। मार्क्स ने इसमें बताया कि प्राइवेट प्रॉफिट पर बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम इनहेरेंटली अनस्टेबल है। डास कैपिटल की फर्स्ट वॉल्यूम मार्क्स ने पब्लिश की 1867 में। 1883 में मार्क्स की डेथ हो गई। उसके बाद एंगल्स ने मार्क्स के बिहाफ पर डास कैपिटल की वॉल्यूम 2 और 3 पब्लिश की। कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म 20th सेंचुरी में रशिया, चाइना और दुनिया की कई कंट्रीज में रिवॉल्यूशन की वजह बना। इन कंट्रीज में रिवॉल्यूशन के बाद क्या सिचुएशन रही, क्यों कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि कम्युनिज्म फेल रहा, क्यों कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सोसाइटी को समझने के लिए कम्युनिज्म की स्टडी जरूरी है, इन सब पर अलग से एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब।